Hello everyone, welcome to a new video in which we are going to discuss the extended portfolio balance model. अब तक हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल डिस्कस किया था और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉनेटरी अप्रोच, जब हमने मॉनेटरी अप्रोच की बात कर ली, वी हैव टॉक्ड अबाउट द मॉनेटरी अप्रोच. आप लास्ट वीडियो में जाके उसको देख सकते हो. वी हैव टॉक्ड अबाउट द पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल ऑल्सो, है ना. अभी हम एक स्टेप आगे जाएंगे और एक ज्यादा रियलिस्टिक मॉडल देखेंगे विच विल एक्सप्लेन क्लोजली दैट हाउ इन्वेस्टर्स एक्चुअली थिंक इन रियल लाइफ. ठीक है. बहुत सारे और फैक्टर्स अभी हम कंसिडरेशन में लेने वाले हैं अपने पास, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेस्ड होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, हमने अभी तक इंटरेस्ट रेट के साथ मोस्टली डील किया है, बट देयर इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ रिस्क दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. हमें अभी आगे चल के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात करनी है कि एक्सपेक्टेशंस कैसे एक वाइटल रोल प्ले करती हैं इन माई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. हमें इन्फ्लेशन को भी कंसिडरेशन में लेना है व्हेन वी आर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है. We have to take under consideration my income. We have to take अंडर कंसिडरेशन वेल्थ. तो ये सारे कंपोनेंट्स भी हमें आगे चल के अभी स्टडी करना है. ठीक है. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक फैक्टर पे बेस्ड नहीं होते, दे आर बेस्ड ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, और अभी हम यही डिस्कस करने वाले हैं. हमने देख लिया था मॉनेटरी अप्रोच में सिर्फ मनी मैटर करती थी, और पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल में हमने देख लिया कि दो चीजें हम यहाँ पे लेके चल रहे थे. फर्स्ट वाज मनी एंड सेकंड वाज बॉन्ड्स, राइट. तो अब हमको बस इसके आगे एक स्टेप मूव करना है अहेड. ठीक है. अभी हम और भी वेरिएबल्स लेके देखने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट. ठीक है. हम एक चीज और यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लें उसके पहले, दैट मनी वाज फॉर मी टू गिव मी लिक्विडिटी, राइट. मनी मुझे लिक्विडिटी डिसीजंस में हेल्प करती है. So money was for liquidity decisions, and then we had discussed domestic bonds. So domestic bonds में भी हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर रिटर्न पर्पसेस, एंड वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड फॉरेन बॉन्ड्स. फॉरेन बॉन्ड्स सेम रीजन, रिटर्न प्लस एडिशनल एक फैक्टर हमने यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया था, दैट वाज डाइवर्सिफिकेशन. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी वी इन्वेस्ट इन फॉरेन बॉन्ड्स. तो ये तीन कॉम्पोनेंट्स मेरे पास थे. अब हम और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लेने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उन पे कैसे डिपेंडेंट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है. एक सिंपल चीज एक और जो हमें रिकॉल कर लेनी चाहिए अभी बिफोर मूविंग अहेड इज दैट आई वुड डिनोट माय डोमेस्टिक इंटरेस्ट rate and I star would denote my foreign interest rate. ठीक है. दिस इज माई फॉरेन इंटरेस्ट रेट. और हमने कल देख लिया था दैट फॉर एग्जाम्पल मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरा आई जो वैल्यू है वो ज्यादा है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. इस केस में क्या होता है दैट डोमेस्टिक बॉन्ड्स आर अट्रैक्टिव. हमने ये डिस्कस कर लिया था. सिमिलरली अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आई स्टार की वैल्यू ज्यादा है, तो फॉरेन बॉन्ड्स आर मोर अट्रैक्टिव. दिस इज ऑल्सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. Moving ahead to the additional variables. ठीक है. First variable that we need to discuss, which is very important, is called as EA. It is expected appreciation. This is expected appreciation, और आप इसको ऐसा बोल सकते हो, this is expected change. ठीक है. अभी हम इसका डेप्थ में भी जाके देखेंगे कि क्या मतलब है इसका एक्सपेक्टेड चेंज. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यू आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड. ठीक है. तो वुड यू ओनली कंसिडर टूडेज एक्सचेंज रेट, आज का जो भी एक्सचेंज रेट है, आर यू जस्ट गोइंग टू कंसिडर दैट मैं आज देखूं कि एक्सचेंज रेट ये है और क्या मैं अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकती हूँ? सो द आंसर इज नो. वी ऑल्सो केयर अबाउट वॉट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ टूडे $1 इज इक्वल टू ₹80, लेट्स से, एंड ये अभी है बट एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में दैट लेट्स से $1 वुड बी ₹88. ठीक है. सो डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट इन दिस केस, विच वी कैन क्लियरली सी. तो इवन इफ इंटरेस्ट रेट रिमेन्स द सेम, मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू सेम है, फिर भी एक्सपेक्टेड करेंसी गेन जो यहाँ पे हो रहा है, एक्सपेक्टेड करेंसी गेन, हम यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड करेंसी गेन देख सकते हैं. और ये गेन जो है एक्सपेक्टेड करेंसी गेन, दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स कि $US इज गोइंग टू अप्रिशिएट. तो दिस इज अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर्स. ये यहाँ पे हमें कंसिडरेशन में लेना है. और एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन का भी मतलब यही होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं तो हमें ये देखना है कि इज द करेंसी गोइंग टू अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट इन द कमिंग फ्यूचर, और उसके बेसिस पे हमें अपने डिसीजंस बनाने होते हैं, राइट. तो पहला कंपोनेंट इज डन. सेकंड कंपोनेंट पे आ जाओ. सेकंड कंपोनेंट इज माय रिस्क प्रीमियम. रिस्क प्रीमियम. ठीक है. रिस्क प्रीमियम क्या होता है, इसको हम आरपी से डिनोट करेंगे. रिस्क प्रीमियम क्या होता है समझ लो इसको.
सपोज करो दैट यूएस में एक गवर्नमेंट बॉन्ड है जहां से ना मुझे 8% रिटर्न मिलता है, लेट्स से, ठीक है। और कोई एक और कंट्री है, कौन सी कंट्री ले लेते हैं, इंडिया ले लेते हैं। मान लेते हैं इंडिया में मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 10% मिलता है, ठीक है। यूएस में 8% और इंडिया में 10%। सो एम आई ऑलवेज गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडियन बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है। सो द आंसर इज नो, बिकॉज रिस्क इज समथिंग दैट मैटर्स टू मी अ लॉट। अभी अज्यूम करना दैट आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, सो इंडिया इज नॉट माई डोमेस्टिक टेरिटरी दैट आई एम कंसिडरिंग। ये दोनों ही मेरे लिए मान लेते हैं फॉरेन नेशंस ही हैं, ठीक है, यूएस भी और इंडिया भी। तो मैं रिस्क देखूंगी, ये नहीं देखूंगी कि ओके 10% तो ज्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है 8% से, तो लेट मी इन्वेस्ट ऑल माई मनी इन इंडिया। नो, रिस्क इज समथिंग दैट वी कंसिडर इन दिस केस। और रिस्क प्रीमियम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, रिस्क प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा, प्रीमियम क्या होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा सर्विस या कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यू, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ओवर द टॉप, राइट। सो रिस्क प्रीमियम इज द एक्स्ट्रा रिटर्न विच इज नीडेड टू कॉम्पनसेट फॉर रिस्क, राइट। अगर कहीं पे रिस्क है, किसी जगह पे इन्वेस्ट करने में रिस्क है, सो एक्स्ट्रा रिटर्न देता है मुझे रिस्क प्रीमियम विच इज नीडेड टू कॉम्पनसेट फॉर रिस्क, ठीक है। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्स्ट्रा रिटर्न से मेरा क्या मतलब है। एक्स्ट्रा रिटर्न नीडेड टू कॉम्पनसेट फॉर रिस्क, ठीक है। अभी समझते हैं। हम पहले सारे वेरिएबल्स डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मतलब क्या होता है। अभी के लिए हमें ये समझ में आ गया कि रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है, कि मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, रिस्क के लिए कॉम्पनसेट करेगा जो मुझे, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स देख लिए, एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन देख लिया और रिस्क प्रीमियम देख लिया। मूविंग टू द थर्ड वेरिएबल जो कि काफी सिंपल है टू अंडरस्टैंड, विच इज माई इनकम, ठीक है। इनकम वुड बी डिनोटेड बाय वाई, ठीक है। सिंपल लॉजिक, अगर लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अर्निंग ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर गोइंग टू इंक्रीज। एंड क्योंकि ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होने वाले हैं, सो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों की इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ये सिंपल लॉजिक है। इनकम वेरिएबल समझ आ गया क्लियरली। फोर्थ वेरिएबल पे आ जाओ। फोर्थ वेरिएबल है मेरा प्राइस लेवल। दिस इज माई प्राइस लेवल विच विल बी डिनोटेड बाई पी। प्राइस लेवल कैसे इफेक्ट करता है, अब अज्यूम करो कि प्राइसेस मेरे बढ़ गए मार्केट में, जो मेरी गुड्स है ना, नॉर्मल बेसिक गुड्स इमेजिन करो, और इमेजिन करो कि उनके प्राइसेस बढ़ गए। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, आई विल नीड मोर मनी इन हैंड, ठीक है, मोर मनी इन हैंड आई वुड बी नीडिंग, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है, सो आई नीड मोर मनी इन हैंड टू बाय दीज थिंग्स, राइट। सो बिकॉज आई बी नीडिंग मोर मनी इन हैंड, मेरी मनी होल्डिंग इंक्रीज होगी, और इसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा तो ऑल्टर होगा, राइट। पोर्टफोलियो विल गेट ऑल्टर्ड, क्योंकि मुझे अब ज्यादा मनी होल्डिंग करनी पड़ेगी। अब मैं डोमेस्टिक बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड्स की तरफ थोड़ा सा कम देख पाऊंगी, मुझे मनी होल्डिंग्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी। सो दिस वाज माय फोर्थ वेरिएबल विच वाज द प्राइस लेवल। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वेरिएबल विच इज माय वेल्थ, ठीक है। वेल्थ वुड बी डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अब हमने कल भी वेल्थ का कंपोनेंट डिस्कस किया था, सो यू कैन लेट मी नो, बताओ वेल्थ कैसे होता है। मान लेते हैं मेरा टोटल वेल्थ जो है वो इंक्रीज हुआ है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए अगर उसका टोटल वेल्थ इंक्रीज होता है, तो वेल्थ इंक्रीज होने से वो क्या करेगा, वो ओवरऑल सारे ही एसेट्स में वो इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाएगा, ठीक है। तो वेल्थ एक ऐसा फैक्टर है जिसमें ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर मेरा एसेट, जो 3 एसेट हमने देखे, मनी, डोमेस्टिक बॉन्ड एंड फॉरेन बॉन्ड, उसमें से सब में ही इक्वली मेरा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। मेरा इन्वेस्टमेंट इन ऑल माई एसेट्स इक्वली इज गोइंग टू इंक्रीज व्हेन माई वेल्थ इज इंक्रीजिंग, ठीक है। वेल्थ हो गया हमारा फिफ्थ कॉम्पोनेंट। अब हमने जब 5 कॉम्पोनेंट डिस्कस कर लिए, हमने एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन डिस्कस कर लिया, हमने रिस्क प्रीमियम डिस्कस कर लिया, हमने इसके अलावा इनकम डिस्कस कर लिया, हमने प्राइस लेवल डिस्कस कर लिया, और हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे मेरा वेल्थ। इन सबको डिस्कस करने के बाद, कंसिडरेशन में लेने के बाद, मेरे पास एक इक्वेशन आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इक्वेशन गोज समथिंग लाइक दिस, I माइनस आई स्टार इज इक्वल टू ई ए। इसका क्या मतलब है, आई मेरा क्या था, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, आई स्टार मेरा क्या था, फॉरेन इंटरेस्ट रेट, और ये हमने पढ़ा है क्या था, एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन। अब हम इसके डेप्थ में जाते हैं। पहली बात, दिस इक्वेशन अराइजेस फ्रॉम समथिंग नोन एज अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी, अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी। अब हम इसके डेप्थ में जाके समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जब कोई इन्वेस्टर होता है, दे कंपेयर रिटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज में क्या रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं, इन्वेस्टर इज गोइंग टू कंपेयर ऑल ऑफ दैट। और इन्वेस्टर क्या चाहता है ना, कि उसको मोटा मोटी हर जगह से इक्वल रिटर्न्स ही मिले, ठीक है।
इक्वल रिटर्न्स ही वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको हर जगह से मिले ताकि उसका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि इंडिया में हम डोमेस्टिक उसको मानेंगे, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि 10% मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है, और यूएस का हम ले लेते हैं। लेट्स से ये मेरी कंट्री यूएस है और ये मेरी कंट्री इंडिया है। तो यूएस में हम एक्सपेक्ट वो कर लेते हैं, लेके चल लेते हैं एग्जाम्पल में कि मेरा 6% इंटरेस्ट रेट है, फॉरेन इंटरेस्ट रेट। तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट की वैल्यू पता चल गई 10%, फॉरेन इंटरेस्ट रेट की वैल्यू हो गई 6%। अब मुझे इनका डिफरेंस बताओ जरा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन 10% एंड 6%। मेरा डिफरेंस जो है, मेरा डिफरेंस 4% का है, क्लियरली मेरा 4% का डिफरेंस है। तो जब मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट मैं देख सकती हूँ कि ज्यादा है, 10% है मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, तो वाई इज नॉट एवरीवन लाइक इन्वेस्टिंग इन इंडिया? क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट दिख रहा है, ईए, एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन। यहाँ पे सब लोग इंडिया में, ये अप्रिसिएशन है, बट अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ वो कुछ और मैं बोलने जा रही हूँ। मैं बोलने जा रही हूँ सब लोग इंडिया में इसीलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे बिकॉज रुपी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, बिकॉज रुपी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। अब तुम बोलोगे यार बट ये जो डिफरेंस होता है, क्योंकि इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, दिस इज तो इक्वल टू द एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन, तो ये कहाँ से बात आ गई कि रुपी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल? तो बेटा हमने एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में बोला ही नहीं है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, जब मैं ये बोल रही हूँ ना रुपी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, जब मैं डिफरेंस बता रही हूँ ना 4% का, ये मेरा एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। दिस इज माई एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन। और किसका डेप्रिसिएशन? जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट था वहां पे जो एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन है रुपी, क्योंकि इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट रेट था, दिस एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 4%, ठीक है। तो तुम एक चीज बताओ कि इंडिया में मुझे जो मिल रहा था वो 10% मिल रहा था इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन भी मुझे कोई आके बता के चला जाएगा कि ये 4% अप्रिशिएट। तो मुझे एक तुम बात बताना कि मान लेते मुझे यूएस का पता भी नहीं था कि कितना है, ठीक है, आई स्टार की वैल्यू पता भी नहीं थी, बट इंडिया में ही अगर मैं रियल रिटर्न की बात करूं तो 10% मुझे मिल जाता अगर मैं इन्वेस्ट करती एज इंटरेस्ट रेट, पर 4% उसमें से माइनस भी तो हो जाता क्योंकि रुपी वुड बी डेप्रिशिएटिंग एट दिस रेट। तो मुझे रियल रिटर्न एनीवे क्या मिल रहा था? 6%, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, विच इज इक्वल टू मेरा क्या? दिस इज इक्वल टू माई यूएस रिटर्न, दिस इज इक्वल टू माई यूएस रिटर्न, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है कि जो इंटरेस्ट डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट डिफरेंसेस देखे, ये जो मेरे इंटरेस्ट के डिफरेंसेस हैं 10% और 6%, दीज आर ऑफसेट बाय एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट चेंजेस, ठीक है। कि मेरा एक्सचेंज रेट का जो चेंज होने वाला है, मतलब मेरी जो रुपी है वो इतने से क्योंकि डेप्रिशिएट होने वाली थी 4% से, तो माई रियल रिटर्न वुड बी सेम। सो माई डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग कि मैं इंडियन बॉन्ड्स, डोमेस्टिक बॉन्ड्स में करूं या फॉरेन बॉन्ड्स में, वो किस तरह से डिटरमाइन हो रहा है कि जहां पे मुझे 10% वैल्यू दिख रही थी डोमेस्टिक में, कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट 10% है, सो बट आई वुड नॉट बी इन्वेस्टिंग ऑल माई मनी हियर, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है रुपी का वो भी 4% की रेट से हो रहा है, तो मेरा रियल रिटर्न एनीवे 6% आता, विच वुड बी इक्वल टू माई यूएस रिटर्न, ठीक है। सो आई विल राइट अ लाइन हियर, यू कैन राइट इट डाउन विद मी। आई एम गोइंग टू राइट दैट interest differences are offset by interest differences are offset by expected exchange rate changes, ठीक है। कि हमें जो एक्सचेंज रेट चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, इंटरेस्ट डिफरेंस जो मेरा 4% का था वो इससे ही एग्जैक्टली ऑफसेट हो रहा है कि जो एक्सचेंज रेट चेंजेस में मुझे 4% का डेप्रिसिएशन दिखा था और इंटरेस्ट डिफरेंस भी 4% का ही था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मॉडल, जो हम एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो मॉडल की बात कर रहे हैं ना, एक्सटेंडेड पोर्टफोलियो मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं वो तो इन सब चीजों को कंसिडरेशन में लेता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस एडेड है इसमें, रिस्क एडेड है, इनकम हमने ऐड किया, हमने प्राइस लेवल ऐड किया, हमने वेल्थ ऐड किया। तो इन्वेस्टर्स को अब इन सब चीजों के बेसिस पे टोटल रिटर्न से फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हमने क्योंकि अब ये इक्वेशन यहाँ पे देख लिया है दैट I माइनस आई स्टार इज इक्वल टू EA, एक्सपेक्टेड चेंज इसलिए मैंने लिखा था ऊपर, है ना। यहाँ पे देखो मैंने एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ मैंने एक्सपेक्टेड चेंज भी इसको एक वर्ड लिखा था, क्योंकि तुम यहाँ पे जब देखोगे तो रुपी में अप्रिसिएशन नहीं, हमने एक तरह से डेप्रिसिएशन, एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन देखा है। तो EA वॉज माई एक्सपेक्टेड चेंज, इसीलिए ये इक्वेशन नाउ वुड मेक मोर सेंस टू यू, राइट। अब देखो
अगर हम एक रियल इन्वेस्टर की तरह सोचें, ठीक है, हमने पहले अज्यूम किया था ना दैट फॉरेन बॉन्ड्स एंड डोमेस्टिक बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था दीज आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स, है ना। और क्योंकि इनमें इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है तो हम वो कंसिडरेशन में लेके चलते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था, कल हमने ये कंसिडर किया था, जिस भी कंट्री में हाई रिटर्न होता है, जहाँ पे भी हायर रिटर्न मुझे मिलेगा, वो करेंसी फॉल हो जाती है ना। करेंसी मस्ट फॉल, जहाँ पे भी हाई रिटर्न हमने देखा था, लास्ट वीडियो चेक करो, उसमें से ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और जहाँ पे भी लोअर रिटर्न हमने देखा था, लोअर रिटर्न देखा था, वहां पे हमने देखा था दैट करेंसी मस्ट राइज, ठीक है। तो अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो मेरा आई है, इफ दिस इज हायर देन माई फॉरेन इंटरेस्ट रेट, तो सब लोग डोमेस्टिक करेंसी डिमांड करेंगे। बिकॉज सब लोग डोमेस्टिक करेंसी डिमांड करेंगे तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी मेरी, अप्रिशिएट। हमने ये कल देख लिया था, है ना। और एक चीज बताओ कि ओके चलो ठीक है, दिस वी कैन लाइक अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पहले मूव करते हैं, कुछ डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। अभी हमने एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन चेक कर लिया, राइट, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस रिस्क इन डिटेल एक बारी, जो हमने कल भी कंसिडर किया है रिस्क। और क्योंकि हमने डोमेस्टिक और फॉरेन बॉन्ड्स को इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बोला है, तो हमने उनके डिफरेंसेस किस बेसिस पे बताए थे कि डिफरेंट करेंसीज होती हैं तो कुछ रिस्क है, क्योंकि करेंसीज में डिफरेंस है। इकोनॉमीज, दो कंट्री की इकोनॉमी बिल्कुल अलग होती है, तो इकोनॉमी में जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से रिस्क है ना। और हमने दो टाइप के रिस्क देख लिए थे। एक रिस्क हमने देखा था यार, विच वॉज माई एक्सचेंज रेट रिस्क, है ना, दिस वॉज एक्सचेंज रेट रिस्क, है ना। और एक रिस्क हमने क्या देखा था, एक्सचेंज रेट रिस्क याद है ना सबको, की करेंसी में जो अनएक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ डॉलर राइज होगा, लेकिन मान लो वो फॉल हो गया, तो आई विल बी लूजिंग मनी, है ना। तो ये तो एक्सचेंज रेट रिस्क हो गया। और सेकंड रिस्क हमने कल ये देख ही लिया था कि कंट्री रिस्क भी होता है कुछ, कि मान लेते कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है कंट्री में, कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो भी मुझे रिस्क होगा, है ना। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया था रिस्क फ्री नहीं होती, इसके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए। इसीलिए हम ये टर्म लेके आए विच वॉज रिस्क प्रीमियम, कि मुझे यार कुछ एक्स्ट्रा तुम रिटर्न दो। अगर आई एम गोइंग टू होल्ड फॉरेन बॉन्ड्स, तो यार तुम मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न दो, और ये रिटर्न मुझे ल्योर करेगा टू होल्ड द फॉरेन बॉन्ड मोर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द एक्स्ट्रा रिटर्न इज, जो मुझे उनको देना पड़ेगा फॉरेन बॉन्ड होल्ड करने पे, आई विल बी गेटिंग, बिकॉज आई एम टेकिंग दैट एक्स्ट्रा रिस्क ऑल्सो, ठीक है। तो लेट अस से यार कि मान लेते सेफ इन्वेस्टमेंट ना, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, ठीक है, जिसको आई एम कंसिडरिंग सेफ इन्वेस्टमेंट, और वो मुझे 5% इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि रिस्की इन्वेस्टमेंट मुझे कितना इंटरेस्ट देगा, रिस्की इन्वेस्टमेंट में मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। अगर सेफ इन्वेस्टमेंट में मैं 5% में मान गई थी, तो रिस्की में ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट ये श्योर कि मैं 5% पे मैं ले लेती हूँ, 5% इंटरेस्ट रेट ही मुझे मिल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज रिस्की। सो फॉर एग्जाम्पल आई में डिमांड किया मुझे 8% आप इंटरेस्ट दो इस पे, तो ये जो डिफरेंस है कि अब मैं 8% डिमांड कर रही हूँ, पहले मैं 5% डिमांड कर रही थी, ये जो 3% एक्स्ट्रा मैं डिमांड कर रही हूँ, यही मेरा रिस्क प्रीमियम होता है, ठीक है। 3% एक्स्ट्रा जो मैं डिमांड कर रही हूँ इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू माई रिस्क प्रीमियम, ठीक है। हमने अभी जो इक्वेशन देखी वो हमने क्या देखी कि I माइनस आई स्टार वॉज इक्वल टू ई ए। अब इस इक्वेशन में एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन, अब इस इक्वेशन में एक चेंज आने वाला है, वो चेंज ये आने वाला है कि अब ये इक्वेशन ना कुछ इस तरह से लिखी जाने वाली है। और अब हम ये समझेंगे कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, I माइनस आई स्टार इज इक्वल टू ई ए माइनस आर पी। अब इस इक्वेशन को हमने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है, माइनस आर पी किया है हमने, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है। अब चलो उसको स्क्रैच से समझते हैं। हमने स्टार्ट इससे ही किया था दैट I माइनस आई स्टार विल बी माई ई ए, है ना, इससे हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे कैसे आए, हमने रिस्क क्यों सब्ट्रैक्ट किया, फॉरेन इंटरेस्ट रेट। अभी चलो एक चीज और मुझे बताओ तुम यार कि ओके ठीक है, यहाँ देखो पहले फॉरेन रिटर्न, अगर मैं फॉरेन बॉन्ड्स पे जो भी मुझे रिटर्न मिल रहा है, पहले ना मैं उसको सिंप्लीफाई करके तुम्हारे लिए ऐसे लिखती हूँ कि फॉरेन रिटर्न इज इक्वल टू मुझे वहां पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके बॉन्ड पे जो सिंपल ऑन माई फेस जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो,
एक तो मुझे करेंसी गेन अगर करेगी, एक्सपेक्टेड गेन जो होगा मुझे वो करेंसी से, की करेंसी अगर अप्रिशिएट कर जाती तो मुझे थोड़ा गेन, एक्स्ट्रा गेन उससे भी होगा। इसमें इन दोनों चीजों को ऐड करके मैं रिस्क माइनस करने वाली हूँ। ठीक है, इन दोनों चीज को मैं ऐड करके रिस्क माइनस करने वाली हूँ। ठीक है, कि फॉरेन रिटर्न को अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि एक तो मेरा ऑन फेस जो फेस वैल्यू रिटर्न है वो मिलने वाला है, कुछ एक्सपेक्टेड गेन के लिए मैं स्पेस छोड़ रही हूँ कि व्हाट इफ द करेंसी इज गोइंग टू अप्रिशिएट, एंड देन आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द रिस्क। तो फॉरेन रिटर्न को मैं सबसे पहले क्या ऐसे लिख सकती हूँ, और क्या हमने देखा था ऊपर की जो इंटरेस्ट डिफरेंस होता है वही इक्वल होता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन के। और फिर हमने देखा था ना कि इंडियन जो, अगर हम रियल रिटर्न देख रहे थे, यहाँ पे हो, जो हम रियल रिटर्न देख रहे थे वो यूएस रिटर्न की बराबर हो रहा था इन इंडिया, जो हम रियल रिटर्न देख रहे थे, है ना, यहाँ पे ऐसा हो रहा था। तो जब मैं ये भी सिनेरियो कंसिडर कर रही हूँ कि फॉरेन रिटर्न को मैंने लिखा है इंटरेस्ट प्लस एक्सपेक्टेड गेन माइनस रिस्क, सो विल आई नॉट वांट कि मेरा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट, मेरा जो डोमेस्टिक रिटर्न है वो भी इसके इक्वल हो जाए? वुड आई नॉट वांट दैट? है ना, मैं फॉरेन रिटर्न और डोमेस्टिक रिटर्न को इक्वल यहाँ पे भी देखना चाहूंगी। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई स्टार, ठीक है, प्लस ई ए माइनस आर पी। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? है ना, रीअरेंज करके क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये इसी के इक्वल है कि मुझे इंटरेस्ट क्या मिला, एक्सपेक्टेड गेन माइनस आरपी, मतलब मेरा रिस्क प्रीमियम, है ना। अब क्या तुम इन दोनों चीजों को बराबर देख सकते हो कि फॉरेन रिटर्न को जब मैंने इस तरह से लिखा था तो वो मेरे इस इक्वेशन को ही रिजेंबल कर रही है ना, कि मुझे क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसमें मैं अप्रिसिएशन ऐड करूं और माइनस कर दूं रिस्क प्रीमियम। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं सो दैट हमें कोई भी डाउट ना रहे। तो लेट अस से कि आई की वैल्यू है यार 4%। ठीक है, आई की वैल्यू हम 4% ले रहे हैं जो मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है। आई स्टार जो मुझे फॉरेन इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेट से वो मुझे 5% मिल रहा है। ठीक है, और मान लो कि एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन, जो करेंसी की अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है वो 1% एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये तीन चीजें मुझे मिल गई। अब इसको जरा सॉल्व करो, इसी फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, सो एम आई गोइंग टू राइट 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ रिस्क प्रीमियम, तो यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ। सो इज इट 6 माइनस आरपी, और क्या हम देख सकते हैं क्लियरली कि रिस्क प्रीमियम की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 2% आ रही है। आर वी एबल टू क्लियरली सी दिस? तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है यार, कि फॉरेन बॉन्ड जो है मेरे पास, फॉरेन बॉन्ड मुझे 5%, क्लियर, पहली चीज, करेंसी गेन जो होगा वो 1% के बराबर होगा, क्लियर है। और रिस्क कितना है यहाँ पे, रिस्क कितना है यहाँ पे, रिस्क मेरा -2% रिस्क है। इसी रिस्क को नलीफाई करने के लिए जो मुझे प्रीमियम तुम दे रहे हो वो 2% दे रहे हो, क्योंकि ये -2% का मेरा रिस्क आ रहा था, इसीलिए मुझे इसको कवर करने के लिए तुम +2% का रिस्क प्रीमियम दे रहे हो। अब क्लियर हुआ ये कि यहाँ पे कैसे आया, जब यहाँ पे 5% था मेरा फॉरेन रिटर्न, उस पे मेरा करेंसी अप्रिसिएशन भी 1% था, तो दिस वुड बी अ टोटल ऑफ 6%। बट इंडिया पे देखो, इंडिया में 4% मिलता मुझे। एंड टू मेक दीज टू इक्वल, कि फॉरेन रिटर्न और डोमेस्टिक रिटर्न बराबर हो, मुझे रिस्क प्रीमियम तुम्हें कितने का देना पड़ेगा, 2% का देना पड़ेगा, सो दैट यू कैन कन्विंस मी टू होल्ड अ फॉरेन बॉन्ड। और अभी तुम नेट रिटर्न भी देखो, यहाँ पे तुम नेट रिटर्न भी देखोगे तो नेट रिटर्न भी तुम्हें 4% दिख रही है। 4% कैसे? अब तुम पूछोगे 4% कैसे नेट रिटर्न, क्योंकि यार तुम जब इसको यहाँ पे, मान लो मुझे इंडियन नहीं पता होता इंडियन रिटर्न कितना है, तो भी अगर 5% मुझे फॉरेन बॉन्ड पे मिल रहा था, 1% उसका करेंसी अप्रिसिएशन था, फिर भी मैं -2% कर रही थी जो मेरा रिस्क प्रीमियम तो मुझे दे रहे थे, तो 6 - 2% 4% ही आता। तो मेरा जो नेट रिटर्न होता वो वहां पे यूएस में भी, दूसरी कंट्री में भी मेरा 4% ही होता, विच वुड बी इक्वल टू माई डोमेस्टिक रिटर्न। इज दिस पार्ट क्लियर, कि ये भी मेरे डोमेस्टिक रिटर्न के बराबर ही आता है ना। ये हम अभी इतने देर से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब यार एक कॉन्सेप्ट और रहता है इसमें, वो डिस्कस करते हैं। हम दो केसेस लेंगे यार, ठीक है, अभी हम दो केसेस लेंगे। पहला केस 1 लेते हैं, और इस केस में हम ये देखते हैं कि मान लो मेरा रिस्क प्रीमियम जो मुझे ऑफर हो रहा था, एक्स्ट्रा एडिशनल रिस्क लेने के लिए जो मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा था, मेरा रिस्क प्रीमियम मान लो इज लो। अभी ना पहले केस में मेरा रिस्क प्रीमियम लो है, ठीक है। तो सपोज करो कि अभी मेरा जो रिस्क प्रीमियम है वो 1% है, 1% है इंस्टेड ऑफ लाइक 2%। 2% की जगह अभी मेरा 1% ही है रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो फॉरेन रिटर्न कैलकुलेट करना जरा मेरे लिए, तुम फॉरेन रिटर्न कैलकुलेट करो। फॉरेन रिटर्न में हम क्या करते थे, याद है फॉरेन रिटर्न में कैसे कैलकुलेट करते थे? वहां मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिलता प्लस करेंसी अप्रिसिएशन ऐड किया था,
और माइनस क्या किया था, रिस्क प्रीमियम माइनस किया था, सही किया है मैंने। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो फॉरेन रिटर्न मेरे पास कितना आ गया, 5%। लेकिन ऊपर अभी हमने क्या देखा, मेरा डोमेस्टिक रिटर्न क्या था, याद करो मेरा डोमेस्टिक रिटर्न क्या था, डोमेस्टिक रिटर्न तो था मेरा 4%। तो क्या मेरा फॉरेन रिटर्न ज्यादा नहीं है मेरे डोमेस्टिक रिटर्न से, 5% तो ज्यादा होता है ना 4% से। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब मेरा रिस्क प्रीमियम कम था, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो मुझे बेटर नजर आ रही है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो 5% है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेटर है तो क्या सारे इन्वेस्टर्स फॉरेन बॉन्ड्स खरीदेंगे, हैं खरीदेंगे। और क्या इसकी वजह से मेरे फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है, क्या वो मेरे फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी काफी। जी हाँ, ये भी सही है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। बेटा इसी से क्या हमको ये भी समझ आ रहा है कि जो मेरा एक्सचेंज रेट है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ी। हम इतने दिन से यही समझ रहे हैं कि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ने की वजह से मेरा एक्सचेंज रेट आर की वैल्यू बढ़ गई, और आर की वैल्यू बढ़ गई तो जो भी मेरा फॉरेन करेंसी होगा भाई वो तो अप्रिशिएट करेगा। लेकिन एक करेंसी जब मेरा फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट कर रहा है, व्हाट विल बी हैपनिंग टू माई डोमेस्टिक करेंसी यार। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेटर है, सब लोग वहां इन्वेस्ट करने चले गए, तुम्हारा डोमेस्टिक करेंसी बैठे बैठे हो गया है डिप्रिशिएट, है ना। ये पूरा केस था व्हेन माय रिस्क प्रीमियम वाज लो। अब ना तुम सिर्फ ये मत समझो कि यार अच्छा ये एग्जांपल से मुझे हाँ मैथमेटिकली तो समझ आ गया। तुम यार ये समझो, नोशन समझने की कोशिश करो कि रिस्क प्रीमियम तो एक्स्ट्रा रिस्क किसी भी बंदे को एक्स्ट्रा रिस्क होल्ड करने के लिए मुझे देना पड़ रहा है, कि ओके तुम मेरे कंट्री का बॉन्ड होल्ड कर रहे हो और तुम्हें रिस्क प्रीमियम चाहिए। अगर रिस्क प्रीमियम की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा वैल्यू है रिस्क प्रीमियम की, दिस शोज कि वो बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा बड़ा रिस्क होल्ड करने के लिए काफी रिस्क प्रीमियम दिया जा रहा है बाय द कंट्री, बाय द फर्म, वट एवर अभी तुम लेके चलो। और रिस्क प्रीमियम जितना छोटा होता है उसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा है, क्योंकि आप मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न बहुत कम दे रहे हो, एक्स्ट्रा रिटर्न आप मुझे बहुत कम दे रहे हो टू होल्ड योर बॉन्ड विच आई एम कंसिडरिंग रिस्की। तो रिस्क प्रीमियम जितना लो है ना, वो इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा है। इसीलिए यहाँ पे हम अभी देख पाए कि फॉरेन करेंसी जो था मेरा, वो यहाँ पे मेरा अप्रिशिएट कर गया, मेरा डोमेस्टिक करेंसी जो था वो मेरा डिप्रिशिएट कर गया। समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि रिस्क प्रीमियम लो का मतलब क्या है। और सिमिलरली सेकंड केस ले लो यहाँ पे, ये तो तुम आराम से बता दोगे, केस 2 ये तुम बता दोगे आराम से कि अगर मेरा रिस्क प्रीमियम हाई होता तो क्या होता। ठीक है, रिस्क प्रीमियम हाई होता तो क्या होता। इस केस में हमने क्या देखा था, मेरा रिस्क प्रीमियम लो था तो क्या हुआ था, फॉरेन रिटर्न की वैल्यू हमने निकाली थी कुछ। अब तुम यार एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो कि तुम खुद से कैलकुलेट कर पाओ कुछ एग्जांपल्स लेके। अगर कोई इशू है तो वॉच अहेड एंड सी। ले लेते हैं अभी, चलो पहले हमने 1% लिया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में रिस्क प्रीमियम, अब हम 3% ले लेते हैं क्योंकि रिस्क प्रीमियम हाई है, तो मैंने 3% ले लिया। अब यार तुम मुझे अब बताओ, तुम जरा फॉरेन रिटर्न बताओ, अब फॉरेन रिटर्न बताओ। 5% मिल रहा था डायरेक्टली, याद है ना। करेंसी अप्रिशिएट भी हो रही थी 1%, ये भी ऐड करते थे, याद है ना। माइनस क्या करते थे, रिस्क प्रीमियम माइनस करते थे, तो 3% माइनस करूंगी। तो अब बताना जरा, 5 + 1 6, 6 - 3 कितना हुआ, 3% हुआ। फॉरेन रिटर्न मुझे कितना मिल रहा है, 3% मिल रहा है। तो अब डोमेस्टिक रिटर्न याद होगा, है ना, डोमेस्टिक रिटर्न कितना था, डोमेस्टिक रिटर्न तो 4% था। तो क्या मेरा 4% ज्यादा है 3% से, एग्जैक्टली तो मेरा डोमेस्टिक रिटर्न ज्यादा है क्योंकि मेरे फॉरेन रिटर्न से। तो सब लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, मेरी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। डोमेस्टिक बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू शिफ्ट बैक टू द डोमेस्टिक एसेट्स। और क्योंकि डोमेस्टिक इसकी डिमांड बढ़ने वाली है तो इस केस में नाउ द एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू फॉल, है ना। एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू फॉल क्योंकि पहले वाले केस में एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ था, और अब जो मेरी डोमेस्टिक करेंसी है दैट इज गोइंग टू, जब रिस्क प्रीमियम ज्यादा है तो डोमेस्टिक करेंसी इज गोइंग टू अप्रिशिएट, डोमेस्टिक करेंसी इज गोइंग टू अप्रिशिएट। क्योंकि इतना ज्यादा रिस्क प्रीमियम मुझे जब मिल रहा है तो मुझे पता है कि यार फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी रिस्की, सो पीपल डोंट वांट टू आल्सो टेक दैट रिस्क, सो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया ओनली। इसलिए डोमेस्टिक रिटर्न भी मुझे ज्यादा दिख रहा है, इसीलिए डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट भी होगी क्योंकि एवरीबडी इज मूविंग बैक देयर मनी इन इंडिया। ठीक है, तो अगर डोमेस्टिक, अच्छा ठीक है, एक चीज और देखते हैं। अभी तक हमने अज्यूम किया कि फॉरेन बॉन्ड रिस्की है ना। अभी देखो, मान लो कि डोमेस्टिक करेंसी ले लेते हैं, डोमेस्टिक बॉन्ड ले लेते हैं, सॉरी डोमेस्टिक बॉन्ड ले लेते हैं। और मैं अगर तुमको बोलूं कि यार डोमेस्टिक बॉन्ड अभी रिस्की है, ठीक है, डोमेस्टिक बॉन्ड रिस्की है, कंट्री में कोई भी सिचुएशन की वजह से डोमेस्टिक बॉन्ड रिस्की है, ठीक है, डोमेस्टिक इकोनॉमी अभी अनस्टेबल चल रहा है, तो रिस्क प्रीमियम का साइन अब चेंज हो जाएगा इस केस में, तुम समझ रहे हो। रिस्क क्योंकि रिलेटिव चीज है, कोई फिक्स चीज नहीं है। अगर डोमेस्टिक बॉन्ड भी रिस्की है तो रिस्क प्रीमियम का साइन फ्लिप होने वाला है, और मुझे इंडियन बॉन्ड होल्ड करने के लिए अब ज्यादा वो रिटर्न लगेगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न आई वुड बी डिमांडिंग टू होल्ड द डोमेस्टिक बॉन्ड्स आल्सो, राइट।
ओके, सो देख लिया हमने सारी चीज़ें, हमने फाइनली समझ ली कि मेरा एक्सचेंज रेट जो होता है, माय एक्सचेंज रेट, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैंने देख लिया मेरा एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है यार इंटरेस्ट रेट पे, है ना, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। मैंने देख लिया एक्सपेक्टेशन पे करता है, मैंने देख लिया, और रिस्क पे करता है। ये 3 कंपोनेंट्स हम इजीली समझ चुके हैं अब यहाँ पे। सो अगर ज़रूरी नहीं है, हमने ये भी देखा कि इंडिया में 10% है और यूएस में 8% है, तो चलो सब लोग इंडिया में इन्वेस्ट करो, नहीं। हमने ये भी देख लिया कि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट को कोई भी चेज नहीं कर रहा। क्या चेज कर रहे हैं हम? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। वी आर फोकसिंग ऑन रिस्क adjusted return. This is what is going to matter to us, not कि highest return on the face कहाँ दिख रहा है, but risk के बाद adjust करके सबसे important है कि हम तब देखें, right? Okay, thank you.